सर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आप ठीक है। हाँ स्टार्ट करिए सर, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ठीक है, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विलास नागदोने है और मैं यहाँ भोपाल में निवासरत हूँ। पिछले 12 वर्षों से भोपाल की गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इस बीच कई सामाजिक संगठनों से जुड़ाव रहा मेरा, जैसे अजाक्स और दूसरे बुद्धिस्ट जो संगठन है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। बीच बीच में अकेला मन करता है तो अकेला भी कभी सोशल वर्क के लिए निकल जाता हूँ। अभी मैं लास्ट संडे को हमारे यहाँ एक जाट खेड़ी एरिया है, वहां पर गया था। तो आज की बेसिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का जो मेन उद्देश्य है उस पर आते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मीटिंग के उद्देश्य को समझने की, और मीटिंग के बाद हमको क्या तैयारियां करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, यदि करनी है तो क्यों करनी है। तो इसके लिए हम लोग सारे लोग सोशली एक्टिव है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, और कहीं ना कहीं मराठी भाषी लोग हैं सभी। तो मराठी लोगों के साथ भी हमारा कनेक्ट है, नागपुर के साथ भी हमारा कनेक्ट है, मुंबई के साथ भी कनेक्ट है, और दूसरे मराठी भाषी जो जिसको आंदोलन को चळवळ बोलते हैं, ऐसी सारी लगभग हम लोग अपने मोबाइल पर देख लेते हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, मैं उसको फॉलो भी कर रहा था। राज रतन अंबेडकर जो बाबा साहब के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी कि भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, और वो अपने भाषणों में ये बताते रहते थे कि जो बैंक्स है वो हमारी नहीं है। बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, उसका इंटरेस्ट किसी बनिया के पास जाता है। या तो बैंक सरकारी है या बैंक प्राइवेटाइज्ड है। जो सरकारी बैंक है वो हमारे व्यक्ति को 1 लाख रुपया लोन देने के लिए बड़ी हिचकिचाएगी, उसकी सर्च रिपोर्ट निकालेगी, उसकी गारंटी निकालेगी, वारंटी निकालेगी। और ये सारी सरकारी महकमे की जो बैंक्स है, वो किसी उद्योगपति को हजारों करोड़ में अपना लोन दे देती है। और जब हजारों करोड़ में उस उद्योगपति को लोन दे देती है, तो वो उद्योगपति उसी लोन में अपना सारा काम कर लेता है, और लास्ट में 2-4-5 साल बाद हाथ खड़े कर देता है। हाथ खड़े करने को उनको एक सिस्टमेटिक सम्मान देते हैं, और वो सिस्टमेटिक सम्मान एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, कि इस बैंकिंग सेक्टर को अब इस एसेट्स का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और फिर गवर्नमेंट किसी बैंक के एनपीए की राशि को फिर से वापस बैंक को दे देती है, और वो जो करोड़पति जिसने करोड़ों में लोन लिया था वो बरी हो जाता है, और हमारे व्यक्ति को नहीं मिलता है 1 लाख रुपया लोन। ये बात मुझे समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि हम लोग पैसे वाले भी हो गए हैं, सैलरी होल्डर्स भी है, बिजनेसमैन भी है, छोटा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस भी है, क्यूआर कोड के माध्यम से भी पैसा जमा करते हैं, और प्राइवेट बैंक्स वो सारा पैसा अपने पास कलेक्ट करती है। चाहे फिर हमारी रेहड़ी पटरी की दुकान भी क्यों ना हो, उसमें भी अगर क्यूआर कोड लगा है एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति ने अभी हमारे दुकान में एक नारा चाहिए, वो नारा चाहिए कि नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। जैसे पूर्ववर्ती हमारे ही बहुजन लोगों ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो गद्दी छोड़ दो। उन्होंने उस पर काम किया, कुछ लोगों को सफलताएं मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। जिनको सफलताएं मिली वो अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए, या और भी दूसरे लोग जो है अपने अपने पदों पर सुशोभित हो गए। किसी ने बैंकिंग सिस्टम के लिए ये नारा नहीं दिया कि नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वो बात हमको थोड़ी सी समझ में आई। फिर हम लोग पिछले 1-1.5 वर्षों से देख रहे थे, क्योंकि हम तो देखने वाले लोग हैं, करने वाले तो दूसरे लोग हैं जो हमेशा करते हैं, और वो लोग जो करते हैं हम या तो उससे खुश होते हैं या दुखी होते हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने मुंबई में अपनी ठाणे में एक बैंक की शुरुआत की, फिर नागपुर में एक ब्रांच लगाई, सुमित के पास उसके कुछ
रिकॉर्ड्स भी है और कुछ लोगों से उनकी बातचीत भी है। कर्नाटका में उन्होंने अपनी बैंक ओपन की और बैंक ओपन कर कर अभी शुरुआती दौर में वो है। अगर हमारे सारे लोगों का उसमें समावेश रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो चल पड़ेगी, और नहीं चल पड़ेगी तो क्या होगी, जैसी हालत में है वैसी हालत में होगी। उसी बात को हमने भी ध्यान में रखा। कॉल आया, बोला इस साहब को भी हमने एक बार एक हमारे डॉक्टर अशोक भगत है, पांडुरना के अच्छे नामचीन व्यक्ति है और सामाजिक कार्य करते हैं, उनसे बातचीत करवाई। फिर हमने सोचा कि यार इस पर कुछ काम किया जा सकता है, ये मध्य प्रदेश के लिए नया है। फिर हमने खोजबीन करने की कोशिश की तो हमको पता चला कि ये बैंकिंग सिस्टम केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका में लागू हुआ है, अभी मध्य प्रदेश में इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है। फिर हमने लोगों से बातचीत की कि क्या ये बैंकिंग सिस्टम मध्य प्रदेश में ओपन हो सकता है, तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम को ओपन करने की अपनी एक शर्त है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको पूरा करना पड़ता है। और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से उनको 1 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उसमें एफडीआर होनी होती है, तो फिर आपको बैंकिंग सिस्टम में काम दिया जा सकता है। तो उसके लिए वहां का जो हमने पता किया महाराष्ट्र का, तो ये पता चला कि 4,000 मिनिमम लोग होने चाहिए, और उसके बाद एक आदमी का शेयर 2,500 रुपया होता है, तो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 तो वो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर इतना राशि जमा होती है तो वो उनके बैंकिंग सिस्टम को चालू कर सकती है। फिर हमने सोचा कि यार ये सिस्टम तो अच्छा है, इस बहाने हमारे अपने लोगों की बैंक हो जाएगी। हमारे अपने लोगों को लोन के लिए इतने चक्कर्स काटने पड़ते हैं, अगर हमारी अपनी बैंक होगी तो उसको थोड़ी सी सहूलियत होगी। बैंक के पास अपनी धनराशि होगी, जो बैंक के शेयर होल्डर्स है, या तो वो पैसा प्रॉफिट में आएगा तो शेयर होल्डर्स बंटवारा कर लेंगे, नहीं शेयर होल्डर्स बंटवारा करेंगे तो समाज के किसी पर्टिकुलर हित में हो सकता है वो लोग काम करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या दूसरे किसी बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में उस पैसे का उपयोग वो लोग कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों का समाधान हो सकता है, ऐसा हमारा मानना था। तो इस मानने के कारण हमने एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया और कोशिश की कि हमने कहा चलो यार, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लोग रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारे समाज के सारे लोगों का केंद्र बिंदु अगर भोपाल है, तो भोपाल के लोगों को कुछ पहल करने की आवश्यकता है, और वो पहल क्यों ना हम लोग कर ले। पे बैक टू सोसाइटी हो जाएगा। जो हमारे अंदर भावनाएं हैं हमारे समाज के प्रति, कि हमारे समाज के प्रति कुछ करना चाहिए, लेकिन अब हमको रास्ता नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए। फिर कुछ लोग हमको बताते हैं कि नहीं नहीं, सोशल वर्क करो, आप बाबा साहब की जयंती मनाओ और फिर जयंती मना के खीर पूड़ी बंटवाओ या रूह अफ़ज़ा पिलवाओ। अभी मैंने लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस की कि मेरे पिताजी का 15 अगस्त को मृत्यु दिवस था। एक बार मैंने लोगों को, गांव के लोगों को खाना खिला दिया, तो उसमें 50,000 रुपया खर्चा लगा। फिर अगली जो पुण्यतिथि आती है उस पुण्यतिथि पर भी मैं अपने गांव गया, लेकिन मैंने ठान रखा था कि मैं इस बार किसी को खाना नहीं खिलाऊंगा। 15 अगस्त का प्रोग्राम था तो स्कूल में गया, तो स्कूल के लोगों को भी लगा कि चलो भाई हमारे गांव का बच्चा है, इसी स्कूल से पढ़ लिख कर निकला है, तो इसको दो शब्द बोलने के लिए मौका दिया जाए। तो मैंने अपनी बात वहां पर रखी कि मैंने पिछले साल 15 अगस्त के दिन मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर आप सब लोगों को खाना खिलाया था। किसी को ये याद है क्या कि वो सब्जी क्या थी, टेस्टी थी कि नहीं थी? किसी को याद नहीं था। सब्जी कौन सी खिलाई थी ये भी याद नहीं था। फिर मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक दिन का खाना नहीं खिलाऊं। हो सकता है कि डायरेक्ट हिट करने वाले लोग बोलेंगे कि यार ये कैसा आदमी है, परंपराओं को नकार रहा है। फिर मैंने वहां कहा कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं कंजूस हूं, पैसे बचाना चाहता हूं, तो मैं पैसे भी नहीं बचाऊंगा। मेरे गांव की प्राइमरी स्कूल में आप सबको भी पता है, सरकारी किसी भी प्राइमरी स्कूल में बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं होते हैं।
ज्यादा से ज्यादा सरकार 3-4 साल में एक बार टाट पट्टी फेंक देती है, और वो टाट पट्टी पर बच्चे बरसात में भी बैठते हैं, गीले में भी बैठते हैं, ठंडी में भी बैठते हैं, और गर्मियों में तो छुट्टियां होती है। फिर मैंने कहा कि जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मैं डेस्क बेंच की व्यवस्था कर देता हूँ, पहली से लेकर 5वीं तक। और ये 15 अगस्त को मैं घोषणा कर रहा हूँ, 26 जनवरी के दिन आपके पास वो 12 डेस्क पहुंच जाएंगे। यहाँ भोपाल से ही मैंने खरीदे और उसको भेज दिया। हो सकता है कोई बच्चा ठंडी से बीमार हो रहा था, अब वो नहीं होगा। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो डुअल डेस्क लगाने के कारण वो पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाना कितना है और पढ़ाई कैसी होती है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन हमारी इस पहल से एक भी बच्चा सफल हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो जो 50,000 रुपया मैंने जो है अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर लोगों के खाने में व्यर्थ न गवाकर किसी काम में करवाया। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, तो हम लोग छोटे छोटे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। समाज के प्रति हमारी लालसाएं है, समाज को हमने बहुत करीब से देखा है। सबसे ज्यादा गरीबियां हमारे समाज में है, सबसे ज्यादा जो शिक्षा नहीं मिल रही है वो हमारे समाज के लोगों में है। अभी जो मैं लास्ट टाइम जाट खेड़ी की बात बता रहा हूँ, तो मैंने वहां पर देखा वो सारे लोग जो है महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी बनी भोपाल, भोपाल आ गए, फिर उनको कहीं पर सरकार को जगह नहीं देनी थी या उनको उठाना था तो यहाँ आकर बिठा दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी के प्रति उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। और ऐसी दूसरी कोई ऐसी फैसिलिटीज होगी जो जाति प्रमाण पत्र के कारण मिलती होगी, वो भी उनको नहीं मिल रही है। बावजूद इसके वो सारी फैसिलिटीज को छोड़कर अपने एक एक दो दो कमरे के मकान में रह रहे हैं, और बाबा साहब का पुतला है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध विहार है। ये उनका जोश है, बाबा साहब के प्रति सम्मान है, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता है, बाबा साहब के प्रति आदर है, और अपने भविष्य को देखने की चाहत है। इतना तो उनको समझ में आ गया कि अगर हम लोग बाबा साहब को अपनाएंगे तो हो सकता है हमारा फायदा आज नहीं हुआ है, कल होगा। मेरा नहीं हुआ है, मेरे बच्चे का होगा, मेरे बच्चे का नहीं हुआ है तो मेरे पोते का होगा। लेकिन मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य बाबा साहब के साथ सुरक्षित है। तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में घूमती है, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, जितने भी हो सकते हैं, उनको हम लोग सफल बनाने का प्रयास करें। उसकी सफलता और विफलता तो ये बात का विषय है, और ये हमारा समुदाय ही तय करेगा। अगर सफल हो गए तो ठीक है, विफल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा कोई रास्ता करेंगे। किसी स्कूल में जाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, किसी बुद्ध विहार में जाएंगे, एक दो बच्चों को बोलेंगे कि तुम्हारे पास पैसे की आवश्यकता है, तुम फीस नहीं भर पा रहे हो, तो हम अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी कोशिशें जो है एक एक दो दो होगी। अगर हमको समाज के तरफ देखना है, तो हमारा, मुझे लगता है कि भोपाल में 25 लाख की आबादी ऐसा बता रहे हैं, 20 लाख वोटर्स बता रहे हैं, उसमें लाख 1.5 लाख तो हमारे ही समाज के लोग होंगे। 5 नंबर से लेकर तो पंचशील नगर से लेकर माता मंदिर तक और अंबेडकर नगर तक एक लाइन, कोलार चौराहा से लेकर कोलार तक दूसरी लाइन, बाग मुगलिया से लेकर कटारा तक और इधर जाट खेड़ी तक तीसरी लाइन। ये बड़े बड़े चंक्स है, और इनके अलावा हम लोग किसी ना किसी कॉलोनी में इक्का दुक्का के रूप में रहते हैं। और वहां पर भी रहकर हमने ये अनुभव किया है कि हम लोग वहां खुश नहीं है, दिखावटी खुशी हम लोग अपना रहे हैं। क्यों? जैसे मैं अपनी सोसाइटी का उदाहरण लेता हूं, तो ऐसा लगता है कि हम तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं यहाँ पर।
200 लोगों की सोसाइटी है, 200 परिवार यहाँ पर रहते हैं, और उसमें अभी मंदिर बना है। मंदिर के लिए लोगों ने छुट्टियां भरी है, लोगों में जोश खरोश है। कोई पीला कुर्ता पैजामा पहन रहा है, कोई नीला पहन रहा है। जिस दिन 14 अप्रैल होती है, 13 अप्रैल को मैं सीरीज लगाने जाता हूँ, कोई मुड़कर नहीं देखता। अगर कोई से ने देख भी लिया तो वो प्रश्न करेगा कि आज क्या है ऐसा विशेष, बर्थडे बर्थडे है क्या आपके घर में? तब हमको कहना पड़ता है कि नहीं यार, कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो समझ जाता है। लेकिन हमको, मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं भोपाल में रहता हूँ। भले ही मेरी कॉलोनी में मैं दोयम दर्जे का हूँ, लेकिन सफेद कुर्ता पैजामा पहन के 14 अप्रैल के दिन बाहर निकलूंगा, ये मेरे बहुजनों का साथ मुझे मिलेगा, ये जोश दिखाई देगा। और ये सारा जोश उन्हीं लोगों का है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, जिनका पक्की कॉलोनी में मकान नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार, बाबा साहब के पास ऐसी कोई छड़ी होनी चाहिए, और वो छड़ी उन लोगों पर चलनी चाहिए जो लोग बड़े बड़े कॉलोनीज में दोयम दर्जे के नागरिक बनने के लिए तैयार है। और वहां के नागरिक बनने के बाद खुद भी कभी 14 अप्रैल को आए तो आए, अगर आ भी गए तो अपने बीवी बच्चों को बोलेंगे, अरे अप्रैल का महीना है, इतनी धूप चल रही है, कहाँ बहुजनों के बीच में काले होते फिरोगे, टैनिंग हो जाएगी तुमको। मैं अकेले ही चला जाता हूँ। टैनिंग समझते हैं ना वो, हाँ काले सर, स्पॉट हाँ बन सर। जाते हैं। वो हाँ, नए लोग समझते हैं, हाँ, वो वही पुराने लोग वही नहीं, राइट राइट इसलिए राइट। बताएं। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, इसके मोटे मोटे दो तीन जो हो सकता है कि इसके मेरिट और डीमेरिट्स हो सकते हैं। अब ये हम सबको ग्रुप में तय करना है। हमने ये कोशिश की है कि भोपाल में पहली बार राजरत्न अंबेडकर जी का आगमन हो रहा है, और वो बैंकिंग सिस्टम को समझाने के लिए आ रहे हैं, तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए, और भव्य रूप से स्वागत करना चाहिए। इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि कोई बड़े से ऑडिटोरियम में इसका हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करें। अभी चूंकि राजधानी में है, तो यहाँ 10 IAS भी मिल सकते हैं, 20 डॉक्टर्स भी मिल सकते हैं, 30 इंजीनियर्स भी मिल सकते हैं, 40 प्रोफेसर्स भी मिल सकते हैं, 50 लॉयर्स भी मिल सकते हैं, और 60 MBA क्वालिफाइड लोग भी मिल सकते हैं, 70 फाइनेंस से जुड़े लोग मिल सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल है। कितने आएंगे और कितने लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, ये हमारे ग्रुप पर निर्भर करता है। तो हम यही चाह रहे थे, पहला, कि आयोजन बड़ा हो, ऐसा आयोजन हो कि जो फुल्ली एसी रूम में हो। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश कर ली और वो किसी बुद्ध विहार के सामने पंडाल बांध दिया, अप्रैल का महीना है, और कहे कि आओ बहुजनों, ये पंडाल में आपका स्वागत है। वो बहुजन वैसे ही कहेगा कि यार, पिछले 7 दिन से मैं भरी धूप में काम कर रहा था, इसने 8वां दिन भी मेरे लिए चुना, वो भी धूप का ही चुना। कम से कम उसको एक दिन का ये सुकून तो हम दे सकते हैं। इस एक दिन के सुकून से उसकी आत्मा भी थोड़ी सी झकझोर सकती है कि ये मेरे समाज के लोग हैं यार। इसमें 10 IAS दिख रहे, 20 PCS दिख रहे, 40 प्रोफेसर दिख रहे, 50 डॉक्टर्स दिख रहे हैं। एसी की हवा बहुत अच्छी ठंडी होती है, उसमें शरीर को अच्छा सुकून मिलता है। शायद मैं भी अपने बच्चे को ऐसा कुछ लालन पालन करूं कि हो सकता है, मैं तो अपने लिए पंखा भी नहीं ले सका, कूलर तो बहुत दूर की बात है, शायद ये मेरे लिए एसी ले लेगा एक हाथ। और ये हमको लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए हमेशा। गाँव में 14 अप्रैल का कार्यक्रम होता है, तो वो टाट पट्टी बिछा देते हैं, बोलते हैं यहीं पे खाना खाओ और यहीं पे प्रोग्राम करो। अरे भाई, 5 रुपए किराए की एक कुर्सी आती है यार, 10 रुपए का चंदा उससे ज्यादा ले लो, और उस 10 रुपए के चंदे में से एक 5 रुपए की कुर्सी लाओ। और अगर हमारे गांव में 300 की पॉपुलेशन है, तो 350 कुर्सियां रख दो, और हमारी माताओं बहनों को बोलो कि आओ बैठो।
तब वो सोचेगी यार ये कुर्सी बहुत अच्छी है, सुकून मिल रहा है। क्योंकि हमारे लोगों के पास गांव में कुर्सियां भी नहीं है। किसी घर में मेहमान आते हैं तो एक दूसरे के घर से जमा करके लाते हैं। किसी के घर की सफेद, किसी के घर की नीली, किसी के घर की काली, किसी के घर की हत्ते वाली, किसी के घर की बिना हत्ते वाली। ट्रू 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 सर ट्रू। जमीनी से तब उनको कुर्सी लगे सर। कि नहीं यार ये कुर्सी में थोड़ा अच्छा लगता है। अब कुर्सी लेने के लिए मेरे को कोशिश करनी चाहिए। कुर्सी लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए तो कुर्सी लेने के लिए चाहिए पैसा। अगर हमारा व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यापार करके कुर्सियों का व्यापार कर ले तो उसका भी व्यापार चल जाए, और जो हमारे लोगों का सपना है कि मेरे घर में कुर्सी आ जाए तो कुर्सी भी पहुंच जाए। ईएमआई का जमाना है, कोई कैश में नहीं खरीदता कुछ भी। तो यही मेरी सोच है कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर को इस तरीके से भोपाल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। भोपाल राजधानी है, भोपाल से फिर वो मध्य प्रदेश में चला जाए। तो यही कोशिश हम लोग यहाँ करना चाहते हैं। अब आप लोग उसमें अपनी अपनी राय देंगे। दूसरा, भोपाल में बहुत सारे असंख्य प्रोग्राम्स होते हैं। 50-52 रजिस्टर्ड मतलब लोगों की निगाह में बुद्ध विहार से, वो हर एक बुद्ध विहार में जो है 50 से 60 लोग किसी ना किसी हालत में वहां पर आते हैं। लेकिन किसी के पास ऐसा कोई डेटाज नहीं होगा कि ये 50 बुद्ध विहार है, इन 50 बुद्ध विहारों में कितनों में ठीक ठाक काम चल रहा है, कितनों में 50 लोग आते हैं। जिसमें इस पर्टिकुलर बुद्ध विहार में ये 50 लोग आते हैं, ये मेरे पास एक्सेल है, ये इन 50 लोगों का डेटाज है। इनको हम लोग मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कोई रील भेज सकते हैं। ये भी हमारी तैयारी इसके साथ साथ हो जाएगी। एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, इसमें ये विशेष ध्यान रखा हमने कि जो नामचीन हस्तियां होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती है। अब हम लोग भी भोपाल में 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं, हर एक क्षेत्र में एक व्यक्ति है इस बुद्ध विहार का। वो एक व्यक्ति है और पिछले 10-20 सालों से सफेद कपड़े पहन के बुद्ध विहार का काम भी कर रहा है। साथ साथ थोड़ी सी बुद्ध विहार की राजनीति चमक जाए तो फिर किसी पार्टी के साथ भी जा रहा है। कोई किसी के पास एक मैदान है, किसी के पास सांची का प्रोग्राम है, किसी के पास बुद्ध भूमि का है, किसी के पास सारू मारू का है। सब लोगों ने अपना एक एक एजेंडा सेट कर लिया है कि साल में एक प्रोग्राम में ये करूंगा, और मैं ये कहलाऊंगा कि मैं दलित बहुजनों का या बौद्धों का या SC ST के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने ये कोशिश की है कि इसमें वो सारे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। हम उनको लास्ट दिन बुलाए कि आप आइए, आपका स्वागत है, ये हमारा प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम के अतिथि है। आपको वो बैंकिंग शेयर लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है। एक बार आई है तो सुनिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारे बड़े बड़े पुरोधा टाइप के लोग हैं, जिनके पास एक एक बुद्ध विहार या कोई मैदान है, वो आपस में भिड़े हुए लोग हैं। आपस में भिड़े हुए इसका मतलब ये है कि मेरे जो संगठन है, मेरे संगठन के पास 100 लोग होना चाहिए, और मेरे बाजू वाला अगर कोई कार्यक्रम करता है धोखे से भी, मेरे संगठन से ज्यादा उसके पास लोग नहीं होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, ताकि मैं उससे ऊपर उठ जाऊं। तो फिर वो लोग आपस में इसी चक्कर में उलझते रहते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, भाषांतर भी होते हैं, लिखा पढ़ी भी होती है। वो लोग, उन लोगों से भी बचा जा सकता है, और उन लोगों को भी ये बताया जा सकता है कि आपके अलावा भी समाज के नए लोग तैयार हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज पहला दिन है। इस पहले दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स है, हालांकि जितनी हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी उसमें कुछ कम ही है, 25-30 की हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, और सोचा था कि वो लोग अब इस आयोजन की बॉडी के सदस्य होंगे, कार्यकारिणी होगी, और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे। जैसे सुमीत है,
सुमित के पास लाखों में फॉलोवर्स है, वो अपना नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करेगा, या नेटवर्किंग कैसे की जा सकती है, लोगों की रीच हमारे प्रोग्राम तक कैसी बढ़ाई जा सकती है, उसके सजेशंस देंगे। सुभाष जी का वो बुद्ध विहारों में जाना आना है, सारे लगभग सभी बुद्ध विहारों से उनका कांटेक्ट है, और जो भी बुद्धिस्ट कल्चरल या एक्टिविटीज में रहता है वो ये सुभाष जी को जानता ही है। तो उनसे हम लोग वो सारे डेटास को, कॉन्टैक्ट्स को काम कर सकते हैं। अनिल गोलाई साहब ये तो सर्वव्यापी है, पूरे मध्य प्रदेश में भी जानते हैं, भोपाल तो एक छोटा सा वो है। आपकी भी इसमें ये हो सकती है मदद। भैसारे भैसारे साहब है, कोऑपरेटिव के जानकार है, ऑडिटर है, तो उनसे भी हम लोग कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आयस कर सकते हैं, अपने मन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। या हर क्षेत्र में जाएंगे हम लोग, किसी कस्बे में जाएंगे या किसी मोहल्ले में जाएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे कि यदि भाई साहब आप ये एक बात बताइए, मान लो मैंने 2,500 रुपये दे दिए और ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे। हम तो फिर भैसारे साहब की मदद लेंगे कि बताइए भैसारे साहब, यदि ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो इस क्षेत्र के जानकार हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स है। वो ढोके साहब अजाक्स में भी काम कर सकते करते हैं, समता सैनिक दल में भी काम करते हैं। स्वयंदीप बागड़े जी अपने वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि वो सारे क्षेत्र के लोग एक जगह आए और एक बार कोशिश करके देखें। ये हमारे लिए एक नई शुरुआत भी होगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होगी, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स भी होगी, और प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर लेंगे तो एक हमारे लिए वो अनुभव भी होगा। बिना अनुभव सब पानी, जब तक अनुभव मिलेगा ही नहीं तो वो पानी जैसा होगा। अनुभव का रंग उसमें घोलना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे हमारे अनुभव हमारे काम आएंगे। हो सकता है कोई किसी लड़के की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ऐसा कोई मंच नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को निखार सके, उभार सके। अदरवाइज हम लोग मध्य प्रदेश में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में जब भी सरकारी प्रोग्राम होता है, माध्यम के थ्रू अनाउंसर को बुलाते हैं, और उसकी एक दिन की जो सैलरी होती है वो होती है 19,500 रुपया। जितना आप स्क्रिप्ट बना के देंगे उतना ही बोलेगा, हो सकता है उससे कम ही बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका पैसा है। कोई हमारे सामाजिक क्षेत्र का जानकार होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का भी जमाना है और ठीक ठाक पैसा भी है। पुस्तकें किसी जमाने में प्रिंटिंग बहुत महंगी हुआ करती थी तो उपलब्ध नहीं होती थी। छोटी छोटी किताब जो आजकल 10-10 रुपए में मिलती थी, वो किसी जमाने में 50 रुपए की मिलती थी। जो जो किताब आज हमारे पास 10 रुपए में अवेलेबल है, वो पहले 50 रुपए में मिलती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। किसी भी जलसे में जाओ, अम्बेडकरी मूवमेंट में जाओ, बिना पुस्तकों का वो अम्बेडकरी मूवमेंट या जलसा अधूरा लगता है और अधूरा होता है। और हमारे लोग जाते हैं, नहीं कुछ तो एक 50 रुपए की कोई किताब ही खरीद लेते, कलेक्शन बढ़ाते हैं, कभी मन करा तो पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, जो वो साइंस जर्नी जैसा होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होगा। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले। अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो है समाज की जो शक्ति बनने के लिए हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक हमारा 20, 25, 30, 50 लोगों का अच्छा सा ग्रुप बने। वो ग्रुप इस अपॉर्चुनिटी को लीड करे, और लीड करने के साथ साथ इसको सफल बनाए, अमल बनाए। ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि 10:30 तो बज गए, काफी है। अ, अ, हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा और ज़मीनी स्तर से जोड़कर आपने समझाया है।
और हमारा आज का मीटिंग का मोटो क्या है वो भी स्पष्ट हुआ है। हमारे साथ अनिल गोलाई जी भी जुड़े हैं जो अपने विचार रखेंगे इस पे। और आगे की जो हमारी प्रक्रिया रहेगी कि किस प्रकार हमको 50 लोगों तक रीच आउट करना है और आगे की प्रक्रिया में हम क्या रहेंगे उसके पॉइंट्स वगैरह हम ग्रुप में डाल देंगे, आज के पॉइंट्स ग्रुप के कि क्या रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आदरणीय अनिल गोलाई जी अपने विचार रखें और आगे का उसके बाद एक डाउट सेशन भी रख लेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर सर। ठीक है। अनिल गोलाई सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट, शायद वो रिज्वाइन करेंगे, डिस्कनेक्ट हो गए। दीपक दीवाना जी जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े तो हैं बट उनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। उनकी इमोजी वगैरह दिल वगैरह तो काफी देख रहा था मैं, वो दिल तो बहुत ज्यादा अच्छा। दे रहे थे। हाँ बीच सुमित बीच में। हाँ सुमित बाहर है। सुमित भी जुड़े हैं। हाँ अनिल गोलाई जी जुड़ चुके हैं हाँ। आ रही अभी अभी आवाज आ रही। हाँ हाँ क्लियर है सर, बताइए आप। चलिए चलिए। अभी हम लोग सब विलास सर को सुन रहे थे और काफी विलास सर का बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है। और विलास सर की जो पूरी बातें थी तो ये साहित्यिक बातें नहीं थी, ये फील्ड फील्ड वाला पूरा अनुभव था। मतलब वो फील्ड में जाते हैं और जो चीज वर्तमान में देखते हैं उस हिसाब से उन्होंने जो बातें की तो आप लोगों को बहुत जल्दी उनकी बात समझ में आ गई होगी, मुझे भी समझ में आई। राइट। तो मैं भी कुछ शॉर्ट में पहले थोड़ा ये बताऊंगा कि एक्चुअल में हम लोगों ने बाबा साहब को किस तरीके से समझा। पहली बार मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, क्या बड़ा एक विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक मैं सिंपल व्यक्ति हूँ और मैं थिंकिंग करता हूँ। मैं थिंकर हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि हमने बाबा साहब को पॉलिटिकली पढ़ने की कोशिश की और सोशली पढ़ने की कोशिश की, धम्म के हिसाब से पढ़ने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब को हमने इकोनॉमिक रूप से पढ़ने की कोशिश नहीं की। हमारे जितने भी संगठन हैं उन संगठनों ने सबसे बड़ा एक काम किया कि उन्होंने एक काम नहीं किया जो करना चाहिए था। वो था कि बाबा साहब का इकोनॉमिक को लेके भी वर्क करना चाहिए था। बाबा साहब आपको जानकारी होगी कि बाबा साहब ने डबल पीएचडी की है अपने इसमें अर्थशास्त्र के अंदर में। और प्रॉब्लम ऑफ रुपीज लिखा है बाबा साहब ने। और जो बाबा साहब ने अपने विचार दिए हैं और जो थीसिस लिखे उसके आधार पे बैंकिंग सेक्टर की स्थापना हुई है। तो आरबीआई, हम तो बोलते हैं आरबीआई की स्थापना बाबा साहब के कारण, तो आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। जितने भी सारी बैंकिंग सेक्टर चल रही है ये आरबीआई के कारण चल रही है। आरबीआई का जन्मदाता अगर कोई है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे लेकिन उनके बच्चे जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है। वो गरीब है, वो लाचार है, क्योंकि उनको ये सिखाया गया कि आपको इकोनॉमिक पढ़ के क्या मिलेगा, इकोनॉमिक पढ़ के क्या मिलेगा। और हमारा जो एनिमी है, जो दुश्मन है, ये बहुत शातिर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शातिर इस तरीके से है कि मैं आपको अभी जो हमारा जो प्रोग्राम लग रहा है अभी इस पर मैं थोड़ा सा बैक टू बैक आपको एक शॉर्ट में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आज लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, लेकिन हमारे अधिकतर लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते। पढ़ते तो है, समझते नहीं है। फिर दूसरी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेट करने वाला कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेट करने वाले होते हैं न्यायाधीश और वकील। न्यायाधीश को एक ऐसी पार्टी मान लिया जाए कि न्यायाधीश पक्ष बोला जाए और जो एडवोकेट्स है इनको विपक्ष बोला जाए, इनको विपक्ष बोला जाए। तो पक्ष और विपक्ष की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं वो लॉ नहीं करते। उनको लगता है कि हमको लॉ करने के क्या मतलब है। उनको ये लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से क्या मतलब है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ोगे, लॉ नहीं करोगे, समझोगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रन होता है, ये नहीं समझोगे, तो आप अपनी सत्ता कैसे हासिल करोगे। आज हम ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा हो और प्रधानमंत्री हमारा हो, विधायक हमारा हो, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन न्यायाधीश हमारा क्यों नहीं हो? अगर न्यायाधीश नहीं है तो वकील हमारी क्यों नहीं हो? तो हमें एक वकीलों का संगठना बहुत जल्दी लॉन्च करनी होगी। वकीलों की संगठना ऐसी लॉन्च करनी होगी कि जो ट्रेंड मिशनरी हो।
वकीलों की संगठना ऐसी लॉन्च करनी पड़ेगी जो ट्रेंड मिशनरी हो, क्योंकि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट में घूमते रहता हूँ, है ना, क्योंकि मैं रियल एस्टेट के अंदर में हूँ और मैं इतने सारे केसेस के अंदर में इन्वॉल्व हूँ कि मैं देखते रहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो नीचे चाहे फिर कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और मीडिया हो, ये जबरदस्त तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। इतने बढ़िया प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं कि जिन ऑफिसरों के बल पे हमने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रन करेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर्स होता है राजनीतिक पार्टी के अंडर में काम करता है। हमारे जो विधायक है अधिकतर किसी न किसी सत्ता के अंदर में काम कर रहे हैं। और वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास में नहीं है पैसा। उनके पास में पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपना इकोसिस्टम नहीं बनाया। हम लोग केवल जॉब के अंदर में डिपेंड रहे। अब अगर आज के डेट में हमारे लोगों की अगर इकोनॉमी की अगर मैं स्टडी करूं, तो हमारे लोगों के पास में इनकम का सोर्स केवल जॉब है। या तो वो मजदूरी कर रहे हैं, या तो किसी घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या तो अपना छोटा मोटा ठेला लगा रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक पे काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए 12 अप्रैल को अगर राजरतन अंबेडकर साहब भोपाल में आ रहे हैं, तो जिस प्रकार से साइमन कमीशन का हमने स्वागत किया था कि जो हमारा रिसर्च करने के लिए आए थे, तो हमें इस तरीके की भूमिका लेनी होगी। क्योंकि क्या है कि पैसा हमारा और बैंक तुम्हारा, पैसा हमारा और बैंक तुम्हारा, वोट हमारा और राज तुम्हारा। तो पैसे में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि हम उसका या तो दुरुपयोग कर सकते हैं या तो सदुपयोग। हमारा एनिमी जो है हमें कभी भी ये नहीं बताता कि आप अपना बैंक खोल सकते हो। वो ये नहीं बताता कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो ये पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। वो ये बताता है कि मंदिर में जाओ, वहां पे चढ़ावा चढ़ाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो वो पूरे के पूरे जो सोर्सेस तैयार करके रखे कि हमारे पैसे खींचने के सोर्सेस तैयार करके रखे। तो इसलिए जो हम बैंकिंग सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में बाबा साहब का एक कोटेशन मुझे याद आ गया विलास सर की बात सुन के। वो है कि इकोनॉमिक और सोशल में जब भी कभी आपस में लड़ाई होगी तो इकोनॉमिक जीतेगी। ये बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक में बहुत बड़ी पावर है और हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को ही नजरअंदाज करते हैं। तो इसलिए हमें बचपन से घर से सिखाया नहीं जाता कि इकोनॉमिक क्या है, स्कूलों में ढंग से नहीं सिखाया जाता है। इसलिए हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हमें लगता है कि इसकी क्या जरूरत है। हम दूसरी बातें बहुत सारी करते हैं लेकिन इकोनॉमिक पर बात नहीं करते। तो जो बैंकिंग सेक्टर आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर केवल एक अकाउंट ओपन करने का काम नहीं है, ये मालिक बनने का काम है। बैंकिंग सेक्टर है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये एक क्रांति है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ब्राह्मण्स है बहुत कम परसेंट में, सारस्वत एक ब्राह्मण है, उनकी करीबन कई 156 देशों के अंदर में शाखा है। सारस्वत ब्राह्मण 156 देशों के अंदर में उनकी शाखा है। लेकिन सार्वजनिक मंच पे आके उनको कभी ये नहीं बताया होगा कि भाई बैंक को ओपन करना चाहिए, कैसा क्या करना है, कभी नहीं बताएंगे वो। लेकिन वो लोग अपने लोगों को लोन देते हैं, 0% पे लोन देते। कई कई जगह तो अभी जो कोरोना के समय में थे इनके बैंक थे तो 0% पे लोन दिए उन्होंने। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ में कोई फाइनेंशियल सेक्टर काम नहीं कर रहा था। और इसी के कारण मैं अभी मेरा अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 35 लाख के लोन के बदले मैंने 45 लाख केनरा बैंक में भरने के बाद भी उसने मेरा एनपीए किया है लोन। और पैसा भरने के बाद में भी उसने दूसरे को जाके रजिस्ट्री लगा दी। अब मुझे उसमें लड़ना पड़ रहा है बैंक के साथ में। और वो खुश है, वो बोलते हैं कि हमने 45 लाख आपसे भी ले लिए, 45 लाख दूसरे से भी ले लिए। ऐसे वो मैनेजर बोलता है 45 लाख आपसे भी लिए, 45 लाख दूसरे से भी लिए, हमारे पास 90 लाख आ गए और हमने तो केवल लोन 35 लाख दिया था। ये बैंक का मैनेजर बोलता है। और पूरा का पूरा टीम ये करके क्या करते हैं, हमारी संपत्ति को नेस्तनाबूद करते हैं, एनपीए लगा के कुछ ये करके कुछ भी। तो जो बैंक के नाम पे जो दलाली चल रही है या जो गुंडागर्दी चल रही है, वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार तंत्र का काम कर रही है। क्योंकि हमारा उसमें दखल नहीं है। हमारा उनको लगता है इनके पास तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, इनकी तो पार्टी ही नहीं है, ये तो इनके पास नोट है, ये तो आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। चाहे एसबीआई के पास जाओ, चाहे केनरा के पास जाओ, कहीं पे भी जाओ, और सारा का सारा होल्डिंग इन्होंने करके रखा है। दूसरी चीज, बैंक वाले क्या करते हैं कि जो डीआरटी और डीआरईटी का जो ट्रिब्यूनल्स है, इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी हमारे साथ में जात की करते हैं, क्योंकि उनको भी वो पैसा पहुंचाते हैं।
फिर इनका वकीलों का एक सिस्टम होता है, वकीलों का सिस्टम भी ये काम करते रहता है कि कहाँ से प्रॉपर्टी हस्तगत करना है, कहाँ पर ये करना है। तो ये कहने का मतलब एक सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम क्रिएट हो चुका है। ये इसका हो गया निगेटिव पहलू, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अपनी बैंकिंग सेक्टर स्थापित करते हैं तो कई लोगों को जॉब मिलेगी। एक एक ब्रांच के अंदर में कम से कम हम 10 से 15 20 लोगों को जॉब जॉब दे सकते हैं। और ये अगर अभियान हमने ढंग से अगर चलाने की कोशिश की और पूरे भारत भर के अंदर में किए तो कम से कम हम कई लोगों का बेरोजगारी दूर कर लेंगे। अभी एक राजरतन साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, और वो बात बताई थी कि मुंबई के अंदर में एक झुग्गी बस्ती वाली लड़की थी, कामगार की लड़की थी, उसने एमबीबीएस के लिए उसका एडमिशन होने वाला था। अब उसको तो उसके वो तो गरीब घर की लड़की, पढ़ने में होशियार, तो वो एसबीआई के पास में गई। तो एसबीआई वाले मैनेजर ने कहा कि आप को लेटर लाओ, सिक्योरिटी को लेटर। अब बहुत से लोगों को तो को लेटर नाम ही नहीं मालूम, को लेटर सिक्योरिटी लाओ। तो उसको समझ में नहीं आया उसके फादर को कि को लेटर क्या होता है। तो वो उसने बोला कि भाई क्या होता है को लेटर। बोले आपके पास कोई संपत्ति होगी ना, वो संपत्ति को लाओ। उसने तो बोला तो मैं तो झुग्गी में रहता हूँ, मैं झुग्गी में रहता हूँ, मेरे पास तो कोई को लेटर नहीं है। तो राजरतन साहब को जब पता चला कि इस लड़की पढ़ने में होशियार है, तो राजरतन साहब ने उस लड़की को एमबीबीएस के लिए सैंक्शन करा, लोन सैंक्शन करा। और वो बोलते हैं कि हमने कोई को लेटर नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम है, बोले कि ये लड़की डॉक्टर बन जाएगी, अपना पैसा दे देगी। कहने का मतलब कि हमारी बैंक थी, इसलिए वो लड़की डॉक्टर बन पा रही, नहीं तो वो भी एमबीबीएस छोड़ देती और कुछ 12वीं क्लास पढ़ के कहीं नौकरी कर रही होती। तो हमारे साथ में जो इकोनॉमिक सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर और बैंकिंग के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि अगर हम उसके अंदर एंट्री करेंगे तब हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। इसलिए 12 तारीख को एक कार्यक्रम हम इकोनॉमिक अवेयरनेस को लेके ये कर रहे हैं। हम एक बैंकिंग सेक्टर की स्थापना करें, एक बैंक की स्थापना नहीं करें। इसमें कभी भी आप गलत संदेश नहीं लेना। एक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर स्थापित कर रहे, बैंक स्थापित नहीं कर रहे। हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि पूरा एसबीआई और महाराष्ट्र बैंक हो, केनरा बैंक हो, उसके जैसा वो काम करेगा। मतलब वहां पे सारी चीजें रहेगी। तो हमको ये अभियान को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसको ये करना है, संचालित करना है। क्योंकि अभी तक हम बाबा साहब की जयंती या अन्य कार्यक्रम केवल नाच गाना करके और ढोल धमाका लेके और गुलाल फेंक के और लोगों को ये बता रहे थे कि हम बहुत आम्बेडकरवादी हो गए। इससे काम नहीं चलेगा। हमें इकोनॉमिक सेक्टर में स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जिस प्रकार से नौकरी में जाने से लोग रोक रहे, उसी प्रकार से लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर में भी लोन देने से रोकेंगे। अगर लोन दे भी देंगे तो आपके संपत्ति पर कहीं ना कहीं दिमाग चलाएंगे वो, कि इससे क्या किया जाए, कैसा पैसा वसूल किया जाए। आज जैसे मिनिमम बैलेंस के नाम से बहुत सारा पैसा खा रहे हैं, या कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही कि आप और वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो लोग हैं भिक्षी चलाते हैं या कुछ ऐसे ही, तो उनके पास में एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर नहीं है। तो कम से कम ये हो जाएगा कि हमारे पास में बैंकिंग सेक्टर अगर ये हम चालू करते हैं तो हमारी बैंकें चालू हो जाएगी। और उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक रूप से कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो 12 तारीख के लिए मैं यही कहूंगा कि आप इसको एक सोशल एक मिशन समझ के काम करें। क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष काम करने में कामयाब हुए, ये बहुत रिच लोग थे। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले साहब की अभी 11 तारीख को जयंती है। तो ज्योतिबा फुले साहब का उस समय का टर्नओवर 22 करोड़ के लगभग था। उनका सोने का व्यापार भी था और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी थे। लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि ज्योतिबा फुले केवल आंदोलन चलाते थे, किताब लिखी, इतना ही बताया जाता है। लेकिन उनका इकोनॉमिक पहलू दबा दिया जाता है। बाबा साहब का इकोनॉमिक पहलू दबा दिया जाता है, उसका सामने नहीं आता है। जबकि आज अभी राजरतन आम्बेडकर साहब है, करीबन अपने कनाडा के अंदर में, वह यूनिवर्सिटी के अंदर में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और वहां पर बच्चों के बीच में डिबेट और डिस्कशन हो रहा है बाबा साहब के थॉट प्रोसेस पर। क्योंकि उनको मालूम है वो रिचेस्ट कंट्री है, वो जानती है, बाबा साहब के माइंड को जानती है। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब को केवल एक मूर्ति के अंदर डालने की कोशिश की है, पूजा पाठ करने की कोशिश की है, लेकिन बाबा साहब के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश नहीं की है। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझना पड़ेगा, बाबा साहब को भी समझना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कार्यशाला भी लगाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपने में से विशेषज्ञ लोगों को सुनना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमें
जो 12 तारीख का कार्यक्रम है बहुत बड़े पैमाने पे सफल करना, और सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा है इसमें। सबसे बड़ी पहली बात, स्टूडेंट्स, अधिकारी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, है ना, जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो ये इंटेलेक्चुअल लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए। क्योंकि हमें हमें केवल जिता सकता है कोई तो वैचारिक आंदोलन जिता सकता है ना, और उस वैचारिक आंदोलन को मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन हमारे ऊपर इकोनॉमिक कुछ कार्रवाई बैंक ने की, उस दिन मैंने ये कहा था कि हम अब बैंक खोलेंगे। ये मेरा पहला शब्द था कि हम बैंक खोलेंगे। और मैं ढूंढने लगा कि कौन लोग बैंक चला रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक सेक्टर में हम आए। और मैं आपको आगे आने वाले दिनों में ये कहूंगा कि हम लोग सारे सेक्टर के अंदर में इकोसिस्टम लागू करेंगे। मेरे दिमाग के अंदर में पूरा इकोनॉमिक सिस्टम घूम रहा है। क्योंकि पूरा तथागत का सिस्टम, तथागत को हम ध्यान विपश्यना तक सीमित रखे, लेकिन तथागत का इकोनॉमिक सिस्टम हमारे गुरुजन पढ़ाते ही नहीं है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अमीर बनने को सबसे बढ़िया बात कहा उन्होंने कि धन संपत्ति इकट्ठा करो, अपने अच्छे काम के लिए धन संपत्ति का दान करो, अच्छे मकान बनाओ, अपने पत्नी को गहने बनाओ, और अच्छा बैंक बैलेंस रखो, उसका बिजनेस में इतना लगाओ, और लोगों को काम दो, और कर्मचारियों को अगर बीमार पड़ते तो उनको पैसा दो, उनको लोन दो, सारी चीजें है। तो तथागत का इकोनॉमिक भी बहुत स्ट्रांग है। उस इकोनॉमिक से सम्राट अशोक का भी इकोनॉमिक स्ट्रांग था। 31% जीडीपी थी भारत की। सम्राट अशोक की जयंती भी 25 तारीख को लगभग आने वाली है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मैं भी विलास सर से बात करना चाह रहा था उसी संबंध में, लेकिन हम सार्वजनिक ही बता रहा हूँ कि हम लोग सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब, इनकी संयुक्त जयंती समारोह मनाए। और उसमें सब्जेक्ट है ये रखे कि भाई हमारे जो बौद्धों की मूल निवासी जो हम लोग अम्बेडकराइट लोग हैं, इनकी जो इकोनॉमिक है, उस इकोनॉमिक को कैसे बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से कैसे ताकतवर बना सकते हैं, और कैसे हम अपने लोगों को एजुकेटेड कर सकते हैं, और जिले जिले में गांव गांव तक हम इसकी शाखाएं कैसे ओपन कर सकते हैं, इस पर हमारा एक अभियान चले। और हम इस अभियान के अंदर में कामयाब करने के लिए लग जाए। क्योंकि केवल मांगने वाला बनने से काम नहीं चले, हमें देने वाला समाज बनना पड़ेगा। और देने वाला कब बनता है, जब वो ओनरशिप लेता है अपने हाथ में। और ओनरशिप में सबसे जबरदस्त ताकत ये होती है कि ओनरशिप के अंदर आपको सीखने के लिए मिलता है। ओनरशिप के अंदर आपको सीखने के लिए मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन है भी अपने पास में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हथियार बनाकर हमें अपने अधिकार हासिल करने के लिए काम करना होगा। और इसलिए जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसको बहुत बढ़िया तरीके से हमें डेवलप करने के लिए काम करना होगा। और इसलिए 12 तारीख के अंदर में आप लोग अपना कार्यक्रम समझ के, है ना, ये ऐसा नहीं समझना कि भाई विलास सर का कार्यक्रम है, अनिल गोलायत का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं। अपना कार्यक्रम समझना है, बाबा साहब का मिशन समझना है, और उसके अनुसार इसमें समर्पित होके तन मन धन से इसको सहयोग करके आगे बढ़ाना है। जय भीम। जय भीम आप सभी को। अभी समय ज़्यादा हो चुका है। हमने अब फटाफट डाउट्स क्लियर कर लो। हाँ, 5 मिनट में हम डाउट सेशन रखते हैं। सो वैसारे साहब, हाँ, जिनके भी डाउट्स है कृपया हैंड रेस करिए, और वीडियो ऑन करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जी मेरा क्या है सर कि ऑनलाइन वार्ता के दौरान हम सभी को संक्षिप्त में बात रखनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ, ताकि सबको बोलने का अवसर मिले कि ऑनलाइन में लिमिटेड टाइम होता है सभी के लिए, और रात भी हो गई है। भविष्य में अपन को इस विषय पर ध्यान रखना चाहिए। और जो लंबा लंबा जो लेक्चर्स है, हम आपस में जब फिजिकली रूप से बैठेंगे तो अपन इस विषय पर लंबा वार्ता कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। सही बात है। सर, आपके कुछ डाउट्स है? अपन एक काम करेंगे ना, अब जल्दी ही थोड़ा सा ग्रुप को बड़ा करते हैं, और फिर फिजिकली भी हमको बैठना ही पड़ेगा, एक नहीं कई बार बैठना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इस ऑनलाइन जो अपन मीटिंग जो करते ये हैं, अपना फर्स्ट था, तो अपन ने क्या किया है, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन लगा, तो और 10 बजे तो अपना शुरू हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। ये स्वयंदीप बागड़े सर मेरा ये एक बात मैं कहना चाहूंगा आदरणीय जी। सुमित जी जो इस कार्यक्रम के
ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप संयोजक रहे हैं, अनिल जी संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी आज जुड़े हैं उनको लिस्टिंग कर लिया जाए और उसके बाद अगली मीटिंग जब भी आप करें तो अभी आज 9 लोग थे और श्रवण वार्ता को श्रवण करते करते 6 हो गए। तो ये स्थिति ना हो भविष्य में, क्योंकि अपने को संक्षिप्त में बात रखनी चाहिए और आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए सबको अवसर दिया जाए, जिससे कि आपको सभी को सुनने का समय मिल सके। धन्यवाद। बागड़े, स्वयंदीप बागड़े। नहीं सर, मेरा कोई डाउट नहीं है। आप लोगों की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सर की और अनिल सर की दोनों की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और धन्यवाद आप लोगों का। आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की अब हमारे साथ। थैंक यू। ओके ओके। प्रेम जी। हाँ सर, निश्चित रूप से आज बहुत ही बढ़िया बातें हुई, जो एकदम हम लोगों का जो एकदम पेन पॉइंट है अभी, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक लोग हैं। तो आपने बिल्कुल पेन पॉइंट पकड़ा है और आशा रहेगी कि हम लोग भी आपको जितना सहयोग हो सके हमारी तरफ से करें। और अगर आपको एक फिजिकल मीटिंग रखनी है तो सर मेरा पिपलाने में ही ऑफिस है, सुभाष से आप संपर्क अरे कर वाह, सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक फिजिकल मीटिंग तो रख हमारी सकते वो हैं। कॉस्ट बच जाएगी। हाँ, बिल्कुल हाँ सर, बच बिल्कुल सर, है जाएगी, ना। बिल्कुल बच जाएगी। हाँ जी, और तो ज़्यादा बड़ा ऑफिस तो नहीं है सर, फिर भी हम लोग 30 लोगों की सीटिंग तो कम से कम आराम से कर पाते हैं वहाँ। बिल्कुल। करेंगे, तो उसका वहाँ भी पे यूज कर लेंगे। बिल्कुल सर, तो आपका बिल्कुल स्वागत है और हम लोग जो भी सहायता बन पड़े आप बिल्कुल सुभाष और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और 22 तारीख के प्रोग्राम को हम सफल 12, बनाएंगे और आप लोग हम लोगों को, हमारी सॉरी, 12, 12 तारीख के 12, प्रोग्राम बारह को, 12। बारह बारह सॉरी, 12 तारीख के प्रोग्राम को हम सफल बनाएंगे। और आप लोग हमें मार्गदर्शन देते रहिए बस, क्या करना बिल्कुल है। हमारी पूरी टीम साथ में रहेगी सर हमेशा। और अभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दीपक दीवाना जी। हाँ, दीपक दीवाना जी, न्यू दिशा चैनल, आपके कोई डाउट है? जी जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय मैं भीम। क्या उसी टाइम आया था, सर से बात हुई थी मेरी। हाँ हाँ। तो मैं ये वो बताना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और मैं दोनों मतलब गोलाई साहब को तो पहले सुन सका हूँ, लेकिन अभी नागदावने सर को दूसरी बार सुना। मतलब बहुत अच्छे से डिटेल बात दोनों भी लोग रखते हैं। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तैयारी है। अगर कोई बड़ी बात नहीं, 400 लोग जमा करना इतने बड़े भोपाल में हो जाएगा आसानी से। और 12 तारीख के प्रोग्राम के लिए मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और लोगों का सपोर्ट मैं पूरा करूंगा, जितना प्रचार आपकी प्रसार हो सेवाएं चाहिए सके। हमको, वो सेवाएं दे देना आप तो। जरूर जरूर, क्योंकि मेरे 11 तारीख से प्रोग्राम है। आप ग्यारह हमको तारीख से सेवाएं फंस रहा दीजिए, था। हम आपको बैंक देंगे, बैंकिंग जरूर सिस्टम जरूर देंगे। जरूर, मैं सभी को बताऊंगा जितना प्रचार प्रसार हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करूंगा प्रोग्राम में आपके। और बहुत अच्छी कोशिश है। और अच्छा लगा, आज पहली बार हुआ तो थोड़ा समय हुआ, कुछ नहीं, चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। चलिए, तो अपन सब लोग अब इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ जी सर। मैं और अब ये मीटिंग जो है वो पहली थी, अब अपने को शांत नहीं बैठना है, कल से काम शुरू करना है। ज़रूर सर, ज़रूर। अभी जैसे ही हमने मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है, आप हमारे मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो ग्रुप के माध्यम से ठीक शेयर है, कर दूंगा। ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको भेज भी देना। हाँ, ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा सर मैं अभी। सो लोग देख पाएंगे क्या हुआ था मीटिंग में। तो ठीक। जानकारी मिल जाएगी उन्हें। और बाकी नए लोग जो हैं, यंग लोग, वो क्योंकि ऑनलाइन क्लास की मीटिंग थी, इस कारण वो नहीं जुड़ पाए। सो ठीक है, मैं ज़्यादा हम समय ना लेकर यही मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। और क्योंकि अभी समय ज़्यादा भी हो गया है और समय की उपस्थिति के कारण, कम होने के कारण लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद। अनिल गोलाई सर, विलास सर, अ, बागड़े सर, मुकुंद सर, मुकुंद बिवसानी सर, न्यू दिशा चैनल से, अपने दीपक दीवाना जी, प्रेम जगदाड़े जी, और तमाम जो जुड़े थे, प्रीतेश गजबिये जी, और नहीं रहे, अब नहीं है कोई, प्रीतेश गजबिये जी, सुमित जी और हितेश जी, उन सबके लिए साधुवाद। आप लोगों ने अपना समय दिया।
यहाँ की आज की मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सभी को जय भीम। इसमें ढोके जी भी थे, ढोके जी का भी धन्यवाद करना है। ढोके जी ढोके जी चले गए कहीं, वो मैं अलग से कर चलिए, दूंगा उनका धन्यवाद। ओके हाँ ठीक है साहब, ठीक ओके, है, ओके ओके। ठीक है, सभी को जय जय भीम, भीम, जय भीम, शुभ नमो रात्रि। सभी बुद्धाय। को जय गुड भीम, नाइट। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।